नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरे साथ जाने-माने राजनीतिक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और आपके जाने-पहचाने चेहरे विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, चीन में इस समय कोविड-19 से हाहाकार मचा हुआ है और जो अनधिकृत सूचनाएं वहां से आ रही हैं, उसमें तो ये दावा किया जा रहा है कि अब तक वहां करीब 10 लाख लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, उनके अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी है, लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, यानी हाहाकार की सिचुएशन है। चीन में यह सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है? आपको क्या लगता है? चीज़ों को दबा करके, छिपा करके रखा गया? क्योंकि वहाँ जिस तरह का मीडिया है, वो उसको तो आज़ादी है नहीं कि वो इंटीरियर में जाकर के, हॉस्पिटल्स में जाकर के फ्रीली जो वस्तु स्थिति है उसको दुनिया के सामने ला सके। पर ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, चीज़ें अब आ जाती हैं बाहर, आ रही हैं। जो चीन की सिचुएशन है, ये बहुत चिंताजनक है, ख़ास तौर से एशियाई कंट्रीज़ के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है। ओंकार जी, ये बहुत ही अत्यधिक चिंता की बात है और इसके दो तीन कारण हैं। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में आपको ये बता सकता हूं कि देखिए, कोई भी बीमारी दुनिया से गई नहीं है। ये बात जी इनके प्रेसिडेंट साहब को समझनी पड़ेगी। जो पिछली बार मैंने एक आंकड़ा दिया था कि जो दुनिया में सन मतलब कि दूसरी शताब्दी में जो बीमारी आई थी, जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, जी, वो आज 2000 साल बाद भी दुनिया में है। इसीलिए जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं? जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो आपका येलो फीवर हो, या और किसी तरह की बीमारियां हो, ये आज की बीमारियां नहीं है, ये हजारों साल पहले की बीमारियां हैं। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स आया था, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उससे पहले भी आया होगा, रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से रोमन एम्पायर में सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की बीमारी आई थी और 10 मिलियन लोग मरे थे। 7 से 10 मिलियन लोग, मतलब 30% आबादी खत्म हो गई थी उस देश की। 30%। तो कहने का मतलब यह है कि बीमारी दुनिया से गई नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस बीमारी को समझा, उसके साथ, उसको जिसे कहते हैं ना कि उसके साथ रहना कैसे है, इम्यूनिटी कैसे डेवलप करनी है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, वक्त के साथ साथ इंसान ने वो सीखा और जहां हमने चूक करी वहां उसका खामियाजा उठाना पड़ा। ये बीमारियों का ट्रेंड होता है। बीमारी का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, कोई गवर्नमेंट नहीं होती। जैसा हम हमेशा कहते हैं, हैजार्ड्स डू नॉट रेस्पेक्ट एनी बॉर्डर्स। वो आपसे वीसा लेके एंटर नहीं करेंगे, आपकी परमिशन लेके बीमारी एंटर नहीं करेगी। और ऐसा सैकड़ों बीमारियां हैं, चाहे वो इंसानों में हो, पशुओं में हो, पौधों में हो, या किसी और रूप में बीमारी आई हो। ये हमें समझना पड़ेगा, ये साइंटिफिक फैक्ट है। अब रही बात चीन की। चीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह रहा कि चीन ने, जिसे कहते हैं कि दादागिरी करके कहा कि हम बीमारी कंट्रोल कर लेंगे, और हमने कह दिया राष्ट्रपति का ऑर्डर है, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा है कि परसों बीमारी खत्म हो जाएगी तो हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो जब आपने देखा पिछले 2 साल चीन ने क्या किया, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। उनको लगा कि इसमें शर्म की बात है कि, क्योंकि एलिगेशन चीन पे आ रहे थे कि देखिए आपके कारण दुनिया में बीमारी फैली है, वुहान लैब से जो कंटेमिनेशन निकला है उसने पूरी दुनिया को घेरा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, कि जब बीमारी निकली है वुहान से और वो पूरी दुनिया में फैली है, ये तो पराली वाली बात हो गई ना कि पंजाब से पॉल्यूशन निकल रहा है और सीधा दिल्ली आ रहा है, बीच में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ये स्थिति कोविड की भी है। ये कहना कि चाइना में वो नहीं फैला और
यहां पे सीधा हिंदुस्तान में या यूरोप में या बाकी जगह जाके फैला, ये लॉजिकल नहीं है। लेकिन चाइनीज सिस्टम ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने उस कम्युनिकेशन को दबाया, रोका, एक तरफ वो नुकसान हुआ। तो सच्चाई नहीं पता लगी कि ग्रेविटी कितनी है, प्रॉब्लम कितनी है। दूसरा, जो चाइना ने वैक्सीन डेवलप करी, मुझे लगता है उसमें डिफेक्ट रहा। वो प्रॉपरली टेस्टेड प्रूडेंट वैक्सीन नहीं थी। आज हम कितना भी शोर मचा लें, हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीनों में से एक है। सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है हिंदुस्तान की। लेकिन चाइना ने उस बात को नहीं समझा और जल्दबाजी में, क्योंकि वहां पे एक वन मैन अप की गेम चलता है कि भाई हम अमेरिका से पहले, यूरोप से पहले हमने वैक्सीन बना ली। और सर, वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वैक्सीन उसी वायरस से बनती है या उसी जीवाणु से बनती है जिसको उसको मारना होता है। यह उसी का ही एनालिसिस होता है। उसको हम डीएक्टिवेट करके बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ताकि वो कंट्रोल्ड मात्रा में जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो बॉडी में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद जब वायरस अटैक करता है तो हम बीमार नहीं होते, क्योंकि बॉडी ने एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया होता है। हमारा जो बोन मैरो होता है उसमें एक मेमोरी सेल होती है। जब उसमें कोई, हमारे शरीर में कोई कंटेमिनेशन जाता है तो वहां प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। जब वो क्षमता की शरीर को जरूरत नहीं होती, वो श्रिंक करके अपने उन मेमोरी सेल में रह जाती है। लेकिन जब भी कोई बीमारी हमें अटैक करती है, उस मेमोरी सेल से वहां पे वो जो डिफेंस सिस्टम है वो मल्टीप्लाई होता है और आने वाले खतरे का मुकाबला करता है और हमारे शरीर को बीमारी से रोकता है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जब बच्चे होते हैं तो हम उनको इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसमें स्मॉलपॉक्स का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया है, बाकी डीटीपी है, टीबी है और 6-7-8 बीमारियां। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन डेवलप हो रहे हैं तो वैक्सीनेशन की संख्या बच्चों में बढ़ती जा रही है। और कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, कोई 2 साल में, अलग अलग लेवल पे बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाता है। अब रही बात, जो चाइना ने वैक्सीन बनाया होगा वायरस से लड़ने के लिए, 2-3 सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन्होंने सही वैक्सीन बनाया जल्दबाजी में? ऐसा तो नहीं है कि गलत वायरस को इन्होंने ट्रीट किया, उससे वैक्सीन बना और वो लगाया। क्योंकि चाइनीज वैक्सीन की जो एफिकेसी थी वो बहुत कम थी, जिसको हम एफिकेसी बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रोल। 70% से अगर ज्यादा वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम मानते हैं ये वैक्सीन पास है। हम ये नहीं उम्मीद करते कि वैक्सीन 100% डिफेंस करेगा, लेकिन 70% अगर पॉपुलेशन को भी करता है तो वो ठीक है। इसीलिए हम बूस्टर डोज की बात करते हैं कि एक लगा दिया, 70% लोग कवर हो गए। अब बूस्टर डोज दिया तो अनदर 15-20% हो गए, मतलब 80-85% हो गए। तीसरा जो बूस्टर डोज दिया गया उससे करीब 90 से 95% लोग कवर हो जाते हैं और बाकी लोगों में जो नेचुरल इम्यूनिटी है उससे वो डिफेंस हो जाता है। तो इस तरह से आप इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। चाइना ने क्या किया होगा कि या तो वायरस गलत लिया होगा, या चाइना में वायरस म्यूटेट हो गया होगा। जो वायरस शुरू में था वो नहीं होगा, या जो वायरस उन्होंने वेरिएंट डिटेक्ट किया होगा वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन में होगा, और जो मेजॉरिटी में फैला है वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक शायद अलग होंगे। अब क्योंकि चाइना इस तरह के साइंटिफिक फैक्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहा है, ये दुनिया में विचार विमर्श नहीं हो रहा है, तो इन्होंने जो वैक्सीन लगाए या तो इफेक्टिव नहीं रहे, या वहां का वायरस म्यूटेट कर गया और इन्होंने उस बात को शायद लाइटली ले लिया या कवर अप करने के लिए उसको इग्नोर करने की कोशिश करी। और तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हैजार्ड्स डू नॉट रिस्पेक्ट योर बॉर्डर्स, योर रेगुलेशंस, योर अथॉरिटी, योर गवर्नमेंट। उसको तो, बीमारी को तो फैलना है, उसको सरकार किसकी है कोई लेना देना नहीं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है उसको कोई लेना देना नहीं। तो जब ये वायरस फैला तो उसका खामियाजा वहां की जनता को उठाना पड़ा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, ये सर्दी का टाइम है। जी जी, ये बात मैंने जब वायरस पहली बार, जब 2020 में जब ये आउटब्रेक हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि वायरसेस जो होते हैं वो एम्बिएंट टेम्परेचर 37 के बाद
जनरली इफेक्टिव नहीं रहते हैं। भारत में गर्म प्रदेश है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ये होती है कि गर्मियों में वायरस कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन वो अपवाद हुआ था क्योंकि मई के महीने महीने में 21 में 2021 मई में भयंकर आउटब्रेक हुआ था, जो सेकेंड वेव की जो हम बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वो एक महीना इस देश के लिए पेनफुल रहा था। लेकिन ये सर्दी का महीना है, चाइना में इस समय काफी सर्दी पड़ रही है और वायरस फैलने के चांसेस सर्दी में ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो उड़ते नहीं है, हवा नहीं है, हवा कंडेंस होती है। तो अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में वायरस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हवा का भी एक, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवी होती है टेम्परेचर के कारण, तो वो मूवमेंट अगर एयर का कम है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वायरस हवा में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और ये हम लोगों ने भी नोटिस किया था कि जो लोग हॉस्पिटल जाते थे, जब हमने कोविड के हॉस्पिटल बनाए थे, जो लोग हॉस्पिटल जाते थे, बहुत कम लोग ठीक होके बाहर आए थे, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल के एयर में कंटेमिनेशन हो गया था। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस की भी जान गई थी जो ट्रीटमेंट कर रहे थे। बिल्कुल सही। और जो लोग घर में रहे वो बच गए थे। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, एक नया वायरस है, इसके बिहेवियर को समझना होगा। और जो चाइना में हो रहा है, मुझे लगता है सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है, उनको अपने सिस्टम को खोलना चाहिए और दुनिया भर में जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा लेके अपने देश की जनता के भले में जो स्टेप हो वो उठाने चाहिए। विजय जी, प्रोग्राम में बैठने से पहले मैं देख रहा था, भारत में पिछले 24 घंटे में केवल 112 नए मामले सामने आए हैं और अगर टोटल संक्रमितों की बात करूं तो 3,490 है इस समय, यानी बहुत कम है। केंद्र सरकार ने राज्यों को आज एक लेटर जारी किया है और उसमें ये कहा है कि कोरोना के जो सभी पॉजिटिव मामले हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं ताकि पता चल सके। और केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि जापान, अमेरिका, कोरिया रिपब्लिक, ब्राजील, चीन, ये ऐसे देश हैं जहां कोविड-19 के कोरोना के अलग अलग वायरस जो है वो उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, पाई गई है। आपने मोटे तौर पर तो बता दिया है कि चूंकि हमारी जो वैक्सीन थी वो काफी प्रभावी थी। नंबर 2, हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर अधिकांश लोगों को 2 टीके लगवा दिए और बहुत सारे लोगों को तीसरा टीका भी लग चुका है। तो क्या इस मामले में भारत पूरी तरीके से कामयाब रहा है? और जो विकसित देश कहलाए जाते हैं, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, जर्मनी, दूसरे कई कंट्रीज हैं, यहाँ तक के जापान, और जो चीन अपने कॉलर खड़े करके रखता है, दादागिरी दिखाता है दुनिया को, वहाँ भी क्या स्थिति है ये भी दिखाई दे रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हम एक ऐसे देश हैं, इतनी बड़ी आबादी वाले, जिसने समय रहते चीजों को कंट्रोल करने में महारत हासिल की है? निश्चित रूप से सर, जैसे इसमें कई चीजें हैं। एक तो निश्चित रूप से सरकार ने जो काम किया वो सराहनीय है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट और कुछ पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक फास्टेस्ट ड्यूरेशन में हमने अपना वैक्सीन बनाया, ट्रायल किए, उसको लॉन्च किया और जनता तक पहुंचाया, और एक युद्ध स्तर पे एक कोऑर्डिनेटेड वे में, जहां उम्मीद नहीं थी कि 10 साल लग जाएंगे या 5 साल लग जाएंगे या 4 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन करने में, हम लोगों ने करीब 400 दिन के अंदर वो काम निपटा दिया था। तो ये कहना कि सरकार क्या कर रही थी, मुझे लगता है कि ये सब गलत बात है, क्योंकि जो सरकार के पास क्षमता थी उन्होंने पूरी ताकत लगा के उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया। तो ये क्रेडिट तो सरकार को जाता है। कुछ और बातें हैं जो भारत को बाकी देशों से बचाती हैं या इस तरह की बीमारियों से बचाती हैं। एक तो हमारा खाना, हम हिंदुस्तानी जो खाना है
दो उसमें फायदे हैं। एक तो है कि हम हमेशा चीजें उबाल के गर्म करके खाते हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह ठंडा प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं, पहला। दूसरा, जो हमारा खाना है उसके अंदर हम लोग मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी है, बाकी लौंग है, वगैरह वगैरह। इससे हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। ये एक नेचुरल डिफेंस हमारी बॉडी में क्रिएट करता है, क्योंकि इनमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, या मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं, जो इसके अंदर फाइटोकेमिकल है, जो नेचर के द्वारा जो केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे मसालों में और सब्जियों में, अगर हम उसका साफ सुथरा सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि नेचर में भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म अपने प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस किए हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे घरों में एक इनबिल्ट हाइजीन की प्रैक्टिस। हमारे यहाँ पे टॉयलेट्स में अगर आप जाते हैं तो हर घर के अंदर आपको साबुन और पानी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। पूरी दुनिया में साबुन पानी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश है, तो वो टिश्यू पेपर चला के काम कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो आपके फूड कांटेक्ट सरफेस हैं, या जहां पे लोगों के कांटेक्ट सरफेसेस आते हैं, उसका सैनिटेशन फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। तो अगर कहीं पे कोई वायरस के ड्रॉपलेट्स या कोई ड्रॉपलेट है जिसमें वायरस है, अगर वो किसी सरफेस पे है, तो वहां पे वो सिस्टम नहीं है कि आप साबुन पानी लगा के उसको दिन में आपने किचन साफ कर दिया या बेड साफ कर दिया, या फ्लोरिंग्स में, बेड्स में या हॉस्पिटल्स में, वहां मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग पोछा लगा के साफ करते हैं या झाड़ू लगा के साफ करते हैं, इतनी रफ्तार से होता होगा। वहां ड्राई मॉपिंग होती है, आपने एक रोबोट घुमा दिया और उसने जाके साफ कर दिया, वो ठीक है। लेकिन कितनी बार पानी से सफाई हुई, किस सैनिटेशन से हुई, क्योंकि वहां पे बहुत चीजें बहुत मिनिमम लेवल पे की जाती हैं इन द नेम ऑफ साइंटिफिक एक्यूरेसी। वो जो एरर है वो कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो ये कई फैक्टर हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान में गांव में भी, झुग्गी झोपड़ी में भी, जहां पे काफी अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, वहां पे भी लोग उतने बीमार नहीं होते जितने वेस्टर्न वर्ल्ड में बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उस झुग्गी झोपड़ी में भी लोग खाना उबाल के खाते हैं, गर्म चाय पीते हैं, या उबला हुआ कोई भी खाना खाते हैं। मतलब उबला मतलब उबाल के, कहने का मतलब ये है, या उसको हाई टेम्परेचर करके, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो काफी हद तक मर जाते हैं। तो ये सब हमारे जो कल्चरल सिस्टम है, जो हमारे समाज में जो अच्छी प्रणाली रही है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने बहुत सारी गलत और साइंटिफिकली डिफेक्टिव, इन द नेम ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जो तरीके हम अपना रहे हैं वो गलत है, वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। आप उस कंट्री में कोल्ड खाना खा लीजिए जहां पे साल भर टेम्परेचर 5 डिग्री होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, वहां पे आप कोल्ड खाना खाने की कोशिश करेंगे, और जहां पे कोल्ड चेन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, तो आप खतरा मोल ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनल हाइजीन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, फूड हैबिट से लेकर ट्रीटमेंट तक, हर लेवल पे भारत ने उस पर काम किया है। तो उसका हर छोटा छोटा असर भी अगर है, तो आज हमारे देश में कंट्रोल है। जो भारत सरकार ने लेटर इश्यू किया हर स्टेट गवर्नमेंट को कि जितने नए केसेस हैं सबका जीनोम मैपिंग किया जाए हर वायरस का, ये जरूरी है, ताकि ये पता लग सके कि ये जो पेशेंट है इसको कहां से कंटेमिनेशन आया है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हो सकता है कि हमें नए वैक्सीन की तैयारी करनी पड़े इस खास नए वायरस के लिए। पुराना जो वैक्सीन है, हो सकता है कि इस वायरस के लिए इफेक्टिव ना हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, और जो हमारा वैक्सीन है वो उस दूसरे कैरेक्टरिस्टिक शायद वायरस के लिए है। तो जब वायरस नया होगा तो हमें वैक्सीन भी नया तैयार करना होगा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस तरह का सर्वेलेंस जरूरी है। बहुत अहम बात आपने कही है। कुछ ऐसे लोगों के भी ट्वीट आने शुरू हुए हैं जो आमतौर पर तो मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया मंचों पर मुखर रहते हैं, लेकिन इनका ये एक मैसेज मैंने देखा
विनोद कापड़ी हैं, कह रहे हैं चेतावनी, वार्निंग, कोविड खतरनाक रफ्तार से लौट रहा है और अगले 90 दिनों में दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। डॉक्टर एरिक ड्रिंग की इस थ्रेट को पढ़िए और समझिए कि चीन में हालात काबू से बाहर हैं, लाशों का अंबार है। ये वही भविष्य वक्ता, ये वही हैं जिन्होंने पहली बार 2020 में चेताया था। तो भारत को क्या एहतियातन और कदम उठाने चाहिए विजय जी? मुझे लगता है कि जो कोविड प्रोटोकॉल था उसको हमें तुरंत अपनाना चाहिए। जो मास्क हम लोग पहनते थे, मास्क का चलन जारी रखना चाहिए। सर्दियां हैं, सर्दी से भी बचाव होगा। और जैसा मैंने कहा कि सर्दियों में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हैवी भी होते हैं और उसका असर ज्यादा होता है। तो मास्क अगर लोग लगाएंगे तो उसकी सुविधा रहेगी, उससे उनका बचाव रहेगा। और दूसरा जो पर्सनल सैनिटेशन है हाथों का, खासकर हाथों को बार बार धोते रहे। अगर आप किसी भी चीज पे अगर हाथ लगा रहे हैं तो उस पे आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। उससे आपका पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन रहता है तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं कोविड के समय में या उस तरह के, उसमें आपको सुविधा मिलेगी। तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको आप दोबारा जारी रखिए और खासकर बच्चों में और आपके जो परिवार में बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 विषयों पर बहुत गहराई से आपने विचार रखे हैं। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम।